नमस्कार, मैं राजेश भारद्वाज आप सभी का क्लैट प्रेप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट प्रेप। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली न्यूज एनालिसिस करते हैं, फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं और उसके साथ साथ 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं। आज कौन सा दिन है? तो आज है 15 नवंबर 2025 और देखते हैं कि आज 15 नवंबर 2025 को कौन कौन से न्यूज आर्टिकल्स हमारे काम के हैं। हालांकि आज सैटरडे है तो आज ज़्यादा आर्टिकल्स नहीं है पढ़ने को, फिर भी जितने भी हम उनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, आज कौन सा दिन है? तो आज 15 नवंबर। आज हम क्या बनाते हैं? तो आज जो बिरसा मुंडा जी जो हैं उनके नाम पर क्या बनाया जाता है? जनजातीय गौरव दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि 2021 से भारत सरकार सेलिब्रेट करती आ रही है। इसके ऊपर बहुत सारे आर्टिकल्स हर अलग अलग न्यूज़पेपर्स में रखे गए हैं। हम उनको आगे फर्दर न्यूज़ में डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के न्यूज़पेपर को। पहली न्यूज आती है आपके फर्स्ट फ्रंट पेज के ऊपर। सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइज की पार्ट्स ऑफ डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट। देखो, जो डाटा प्रोटेक्शन एक्ट है ना, काफ़ी टाइम से न्यूज़ में बना हुआ है। ठीक है, डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 से चला आ रहा है। तो क्या है, चलिए एक बार देखते हैं। The Union Government notified large parts of the Digital Personal Data Protection Act, जिसको हम DPDP कहते हैं, 2023 on Friday, addressing the need for a law to protect the data privacy of Indian citizens. The DPDP rules 2025 are also significant step forward in compliance with the Supreme Court's कौन सा केस की बात कर रहा है? 2017 वाले केस पुट्टास्वामी जी की बात कर रहा है। केएस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जजमेंट अफर्मिंग द राइट टू प्राइवेसी। अब देखो, जो डाटा प्रोटेक्शन एक्ट, इसमें क्या किया जा रहा है कि जो डिजिटली जो डाटा होता है, देखो होता क्या समझना। मैंने कहा कि तुम सभी का इंस्टाग्राम पे अकाउंट है, ठीक है, आई होप सभी का होगा। अब उसमें आप लोग जब उसके ऊपर अकाउंट बनाते हो तो आपके पास आपका नेम, आपकी जो भी ईमेल, आपके मोबाइल नंबर, बहुत सा डाटा आप स्टोर करते हो। फिर उसके अंदर बार बार आप अपनी लोकेशन एडिट करते रहते हो, कहीं पर आप कोई सॉन्ग लगाकर वीडियो डाल रहे हो तो अपनी फोटोज डाल रहे होते हो, तो ये तुम्हारा प्राइवेट डाटा ही तो है। अब सोचो, इसी डाटा को, इसी इंफॉर्मेशन को अगर इंस्टाग्राम कहीं सेल करता है, मान लो किसी कंपनीज को देता है, जो लोग क्रेडिट कार्ड बेचते हैं, जो लोग लोन करते हैं, जो इंश्योरेंस करते हैं, कहीं भी बेचता है, और आपने देखा होगा आपके पास रैंडम कॉल आते रहते हैं, विदेशों से ना, बाहर के नंबरों से कॉल आते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं तुम्हारा जो डाटा है वो लीक हो चुका है। तो कहा गया कि डाटा प्रोटेक्शन एक्ट आना चाहिए, जिसमें हर इंसान के डाटा को क्या किया जा सके, बचाया जा सके। अब डाटा जो होता है, याद रखना, डाटा को हम क्या कहते हैं? तो डेटा को हम कहते हैं फ्यूचर का क्या कहते हैं? करेंसी कहा जाता है ना, क्योंकि फ्यूचर में इसके ऊपर ही सारा गेम चलने वाला है। अब हुआ क्या कि मान लो तुम्हारा जो डेटा है, पहले सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो डाटा स्टोर होता है, प्राइवेसी का इशू था, समझ गए, प्राइवेसी का कंसर्न था। और प्राइवेसी तुम्हारी किस में आती है? तो याद रखना, आर्टिकल 21 में आती है। ये आपके केएस पुट्टास्वामी केस में हम लोग पढ़ चुके हैं कि राइट टू प्राइवेसी इज योर फंडामेंटल राइट दैट इज प्रोटेक्टेड अंडर द आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ। ठीक है, डाटा स्टोरेज का बड़ा चैलेंज था। आपने देखा होगा कि बहुत सारी कंपनीज जो होती हैं, जो भारत का डेटा भारत में स्टोर नहीं करती है, यहाँ का जो डेटा होता है वो या तो मोस्टली चाइना में स्टोर होता है। अब आप समझ सकते हो, चाइना में स्टोर हो रहा है तो डेफिनेटली वो मिसयूज वहाँ पर लीक तो हो ही सकता है। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज था। तो कहा गया कि डाटा जो स्टोरेज है वो लोकलाइज होना चाहिए, लोकल लेवल पर होना चाहिए, यानी कि भारत के लोगों का अगर डेटा कोई कंपनी लेती है तो वो भारत में ही स्टोर होना चाहिए, ना कि कहीं और होना चाहिए। समझ गए? एक ही इसमें पॉइंट रखा गया, शेयरिंग ऑफ डाटा। अब शेयरिंग ऑफ डाटा को हम क्या कहते हैं? डाटा फिड्यूसरीज भी कहते हैं। देखो यहाँ पर लिखा भी होगा। तो हमें किसको बचा के रखना है? डाटा फिड्यूसरीज को बचा के रखना है, जो अभी हमने डिस्कस किया था कि वो शेयर नहीं होना चाहिए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट रूल्स दैट प्राइवेसी इज फंडामेंटल राइट, 2017 की बातें हैं। 2018 में रिटायर्ड जस्टिस BN श्री कृष्णा लेड कमेटी सबमिट इट्स रिपोर्ट एंड ड्राफ्ट द प्रोटेक्शन बिल। उसके बाद धीरे धीरे 2022 में फ्रेश ड्राफ्ट बिल वाज प्रिपेयर्ड बाय द IT मिनिस्ट्री। फिर 2023 में डिजिटल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 में आता है। ड्राफ्ट रूल्स टू एनफोर्स द एक्ट आर पुट आउट फॉर द पब्लिक कंसल्टेशन। अब कुछ बातें पब्लिक कंसल्टेशन के लिए रखी गई हैं कि अगर पब्लिक अपना कुछ उसमें सजेशन दे सकती है तो उसके बाद उसको अमेंड करके लागू कर दिया जाएगा। चाइना वो इश्यू समझ चुके हो क्या कंसर्न है। RTI, अब आपने एक चीज सुनी होगी, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आ रहा है मार्केट में कि क्या DPDP जो है, डाटा प्रोटेक्शन जो एक्ट है, क्या यह किसी के RTI क्या होता है? राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इन्फॉर्मेशन मतलब अगर आप किसी के बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन मांगना चाहते हो तो तुम्हें मिल जाएगी।
ठीक है, लगभग 30 दिन में, थर्ड पार्टी है तो 40 दिन में, अगर पर्सनल लाइफ से जुड़ी है तो 48 डेज में। ठीक है, अगर आप बीपीएल में रहते हो तो 0 रुपये लगेंगे, अगर आप अबोव पुअर्टी लाइन रहते हो एपीएल में तो आपके 10 रुपये लगेंगे। आप एक्सेस कर सकते हो। ये लाया क्यों गया था, तो इसको जो आरटीआई है, इस आरटीआई को 2005 में 12 अक्टूबर को लागू किया गया था, इसलिए 12 अक्टूबर को हम क्या बनाते हैं, तो उस दिन हम नेशनल इंफॉर्मेशन डे भी सेलिब्रेट करते हैं। इसको लाया इसलिए गया था ताकि किसी के साथ होने वाले या करप्शन को रोका जा सके। सड़क बनी, घटिया बनी, मैंने इन्फॉर्मेशन निकाल ली कितने में बनी थी, किसने बनाई थी, है ना, फिर मैंने देखा रही ये तो 10 करोड़ में बनी थी, ये तो 10 दिन भी नहीं चली, मैंने केस कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, जो सड़क बनाने वाले वो डरने लगे, यार कोई आरटीआई ना लगा दे, तो कहीं ना कहीं करप्शन कम हुआ। समझ गए। अब कह रहा है कि डाटा प्रोटेक्शन एक्ट में तुमने ये कह दिया कि डाटा तो प्राइवेसी में आता है, तो अगर कोई तुम्हारी इन्फॉर्मेशन मांगेगा तो तुम तो इन्फॉर्मेशन दोगे नहीं, क्यों कह दोगे कि राइट टू प्राइवेसी का सवाल है। तो क्या डीपीडीपी जो है, डाटा प्रोटेक्शन एक्ट जो है, ये डाइल्यूट कर रहा है, इट इज डाइल्यूटिंग द आरटीआई, ये क्वेश्चंस बार बार राइज होता है। समझ गए। तो उसका भी सबसे बड़ा कंसर्न नजर आता है। तो या तो इसके हटके कुछ करना चाहिए सरकार को, या इसके अंदर दोबारा से कुछ और ज्यादा अमेंडमेंट करने की जरूरत आ चुकी है। ठीक है, ये डाटा फिड्यूसरीज, ठीक है, who collect and use the personal data will have until November 2026 to comply with some provisions such as putting out the details of their designated data protection officer, यानी कि that amendment is in the force from Friday. However, data fiduciaries यानी कौन डाटा इकट्ठा करता है, कहाँ डाटा इकट्ठा हो रहा है, उस सारी इंफॉर्मेशन को आपको डाटा ऑफिसर को बताना होगा ताकि किसी तरह का स्कैम तुम्हारे साथ ना किया जा सके। द यूनियन गवर्नमेंट नोटिफाइड, वही सब बातें जो हमने पढ़ा था अभी। द लॉ पास्ड इन अगस्त 2023 इन पार्लियामेंट रिक्वायर्स फर्म्स टू सेफगार्ड द डिजिटल डाटा ऑफ इंडियन सिटीजन्स विद एग्जेम्पशंस फॉर द स्टेट एंड इट्स इंस्ट्रूमेंटलिटीज। देखो क्या होता है कि ये डाटा सेफ है, बट कौन यूज करेगा, स्टेट यूज करेगा। स्टेट बोले तो सरकार। अब सोचो सरकार उसका मिसयूज भी तो कर सकती है, तो कहा गया कि उससे कैसे बचाया जाए, उसका भी प्रोविजन इसमें होना चाहिए। समझ गए। Meanwhile, transparency activists have said the law weakens the right to information act, वो हमने डिस्कस कर लिया है कि कैसे वो कमजोर हो चुका है। By removing the obligations of government bodies to provide personal information if the public interest outweighs a public official's right to privacy, तो डाटा दिया ही नहीं जाएगा, कहेंगे नहीं बताएंगे, उसकी प्राइवेसी का सवाल है, फिर आरटीआई का मतलब ही क्या रह गया, उसको लाया ही क्यों गया था। That amendment is in force from Friday, ये जस्ट अभी हमने पढ़ा था। नेक्स्ट चलते हैं। वाइल्ड पोलियो फाउंड इन जर्मन वेस्ट वाटर। देखो जर्मनी के अंदर क्या हुआ, वाइल्ड पोलियो पाया गया। तो देखो दो तरह का पोलियो होता है, एक होता है वाइल्ड पोलियो, एक होता है नॉर्मल पोलियो। ठीक है, वैक्सीन डराइव्ड पोलियो कहते हैं उससे। अब देखो पोलियो बेसिकली कितने का, किस उम्र के बच्चों को टारगेट करता है, तो 5 साल तक के बच्चों को। इसलिए तुमने देखा होगा छोटे छोटे बच्चों को 2 बूंद जिंदगी के नाम से एक स्लोगन देकर क्या पिलाई जाती है, पोलियो की ड्रॉप्स पिलाई जाती हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है ना, आपके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ठीक है, पैरालिसिस, बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। तो बच्चों को बचाने के लिए जस्ट क्या दिया जाता है, पोलियो की दवाइयाँ दी जाती हैं। तो आज के दिन अगर तुम देखोगे तो ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में लगभग पोलियो खत्म के बराबर है। अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान 2 ऐसे रीजन है जिनके अंदर आज भी वाइल्ड पोलियो के केस देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अगर आप भारत की बात करोगे तो इंडिया में पोलियो जो है वो एलिमिनेट किया जा चुका है, ध्यान रखना, 1 लाइनर में आ सकता है। WHO का टारगेट ईयर बार बार बदलता रहता है, लास्ट टाइम पर उनका कुछ और टारगेट ईयर था, अभी 2026 का टारगेट ईयर वो सेट करके बैठे हैं, जस्ट टू एलिमिनेट द किसको, पोलियो। जैसे टीबी का पढ़ा था हमने कल परसों, टीबी का एक आर्टिकल आया हुआ था कि टीबी भारत में 2025 टारगेट ईयर है, 2030 WHO का है। सिमिलरली WHO का टारगेट ईयर है कौन सा, पोलियो का 2026 है आज के दिन, वो आगे भी जा सकता है। ठीक है, हम पोलियो को एलिमिनेट कर चुके हैं। इंडिया इज ए पोलियो फ्री कंट्री, ये भी ध्यान रखना। तो चलिए कुछ बातें देखते हैं। पोलियो माइलेटिस पोलियो इज ए हाईली इन्फेक्शियस वायरल डिजीज कोज्ड बाय द पोलियो वायरस। ठीक है, कौन सा वायरस है तो उसका नाम याद रखना, एंटीरो वायरस। ठीक है, पिकोनेवराइडी फैमिली से बिलोंग करता है, फेको ओरल रूट के थ्रू आपकी बॉडी में पहुंच सकता है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को ज्यादा टारगेट करता है और ये सीधा आपके स्पाइनल कॉर्ड की इंटीरियर हॉर्न सेल्स को टारगेट करता है, जिसकी वजह से आपको पैरालिसिस हो सकता है। 3 तरह के पोलियो होते हैं, सब क्लिनिकल, नॉन पैरालाइटिक और पैरालाइटिक पोलियो। ठीक है, ये पोलियो के क्या पाए जाते हैं, वर्जन पाए जाते हैं।
ठीक है। एक होता है वाइल्ड पोलियो, याद रखना वन लाइनर का है, जिससे हम WPV1 कहते हैं। एक होता है वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 2, एक होता है टाइप 3। ओनली रिमेनिंग सर्कुलेटिंग टाइप याद रखना। आज के दिन अगर तुमसे पूछे, कई बार बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आया हुआ है, तो ध्यान रखना इसको, आपके में भी आ सकता है, क्योंकि क्वेश्चंस तो वही होते हैं, बस घूमते रहते हैं। तो इसमें पूछा है कि कौन सा आज के दिन चल रहा है, तो याद रखना टाइप 1 स्टिल एग्जिस्ट कर रहा है। टाइप 2 को हमने 2015 में क्या कर दिया था, ग्लोबली इरेडिकेट कर दिया था, खत्म कर दिया जा चुका है। पोलियो वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 3 भी 2019 में क्या हो चुका है, ग्लोबली इरेडिकेट हो चुका है। बट स्टिल कौन सा है, WPV1 चल रहा है। वाइल्ड पोलियो नेचुरली ओकरिंग पोलियो वायरस होता है, जो कि वैक्सीन डिराइव्ड नहीं होता है। 2025 के अकॉर्डिंग अगर तुम देखोगे तो ग्लोबली सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। लास्ट ईयर भारत में हुआ था, हमारे मेघालय के अंदर एक पोलियो का केस आ गया था, जो क्या था, वैक्सीन ड्राइव्ड था, जबकि ये नेचुरल की बात कर रहा है। वैक्सीन ड्राइव्ड पोलियो वायरस क्या होता है, दीज आर कोज्ड व्हेन अटेन्युएटेड वायरस इज इन ओरल पोलियो वैक्सीन म्यूटेट्स एंड सर्कुलेट्स इन द अंडर इम्यूनाइज्ड पॉपुलेशन। देखो क्या होता है, पोलियो को खत्म करने के बहुत से तरीके। एक होता है कि कई बार वैक्सीन दी जाती है, और वैक्सीन दी जाती है, वैक्सीन में क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कोरोना वायरस की जो वैक्सीन दी गई थी, उसमें मोस्टली क्या होता है, कोरोना का डीएक्टिवेटेड वायरस ही होता है। जब हमारी बॉडी में जाता है तो हमारी बॉडी में एक इम्यून सिस्टम होता है, जो बाहर से आने वाले फॉरेन मटेरियल्स जो होते हैं, फॉरेन एजेंट जो होते हैं, जो वायरस बैक्टीरिया, उनसे पैरासाइट, उनसे लड़ता है, तो वो डीएक्टिवेटेड था, यानी कि मरा हुआ था एक तरीके से, ऐसा मान लो समझने के लिए। तो हमारे शरीर में गया, हमारा शरीर उससे लड़ा, तो उसको समझ नहीं आ रहा था शरीर को करना क्या, क्योंकि नई टाइप का बैक्टीरिया है, तो उससे थोड़ा बहुत लड़ना, उसको मैनेज करना वो सीख गया। तो अब अगर रियल में कोई वायरस आएगा कोरोना का, तो हमारी बॉडी उससे लड़ना जानती है, तो एकदम से वो मरेगा नहीं। जब अगर उसको थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगी, थोड़ा सा वैक्सीन का सपोर्ट मिल जाएगा, मेडिसिन मिल जाएंगी, तो हमारा जो बॉडी है, इम्यून सिस्टम, वो सर्वाइव कर जाएगा। तो ऐसे ही क्या होता है, पोलियो में भी कई बार वैक्सीन दी जाती है, तो कई बार वो वैक्सीन का जो वायरस होता है वो बॉडी में म्यूटेट कर जाता है, और म्यूटेशन के बाद वो एक्टिवेट हो जाता है। तो ये केस भारत में लास्ट ईयर मेघालय में आया था। अदरवाइज भारत में पोलियो क्या हो चुका है, एलिमिनेट हो चुका है, ये भी ध्यान रखना। लास्ट वाइल्ड पोलियो का केस भारत में 2011 में आया था, हावड़ा वेस्ट बंगाल में। ये भी कई बार क्वेश्चन बहुत से एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। इंडिया सर्टिफाइड पोलियो फ्री ऑन द 27th of March 2014 बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। चलते हैं थोड़ा सा आगे। प्लस पोलियो प्रोग्राम कब चला था इंडिया में, तो सिंपल सा याद रखना, 1995 1996 में स्टार्ट हुआ था, जिसकी जो टैगलाइन थी वो थी, 2 बूंद जिंदगी की, है ना, आपने सुनी होंगी ये लाइनें। इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन्स, इंजेक्टेड इनएक्टिवेटेड वायरस, नो रिस्क, ठीक है, इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया 2015 में आया था, ठीक है। क्योंकि हमने क्या करना था, लास्ट में जो पोलियो बचे थे, जो एग्जिस्ट कर रहे थे, नए पोलियो केस आने बंद हो गए थे, तो उनको हमने खत्म करने के लिए वैक्सीन देना शुरू कर दिया था। ग्लोबल पोलियो इरेडिकेशन इनिशिएटिव याद रखना, GPEI, इट वाज लॉन्च्ड इन 1988 बाय द WHO। यूनिसेफ जो बच्चों के लिए काम करता है, रोटेरी, CDC, लेटर उसके बाद गवी कहते हैं, एंड गेट्स फाउंडेशन, जो बिल गेट्स फाउंडेशन है, उन सब ने मिलकर इसको स्टार्ट किया था। 2000 का टारगेट ईयर था, मिस हो गया। 2018 का मिस हो गया। 2023 का मिस हो गया। अब 2026 का अगर ये भी मिस हो गया तो नेक्स्ट ये टारगेट ईयर बढ़ भी सकता है, इसको भी ध्यान रखना। अगर पूछे प्रेजेंट ग्लोबल पोलियो सिचुएशन का है तो याद रखना वाइल्ड पोलियो जो एंडेमिक है पाकिस्तान और अफगानिस्तान में, ठीक है। अगर पूछे अफ्रीका में तो सर्टिफाइड पोलियो फ्री 2020 में अफ्रीका हो चुका है, लेकिन कुछ रीजंस हैं, अंगोला, नाइजीरिया, कोंगो, जहां पर क्या होता है ईयरली बार बार क्या होता रहता है, इसके केसेस जाते रहते हैं। बट मोस्ट डोमिनेटली कौन सा है तो याद रखना वो आपका पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान है, जिसके अंदर ये आज भी क्या बना हुआ है, एंडेमिक बना हुआ है, ठीक है। आपको पता है एक होता है एपिडेमिक, एक होता है एंडेमिक, एक होता है पेंडेमिक, तो ये एंडेमिक है, ठीक है, समझ गए। चलते हैं थोड़ा सा आगे। नेक्स्ट आता है बिरसा मुंडा बर्थ एनिवर्सरी प्राइम मिनिस्टर एड्रेस गुजरात इवेंट। तो मोदी जी गुजरात में है और वहां पर वो एड्रेस कर रहे हैं बिरसा मुंडा जी के ऊपर। ये हैं बिरसा मुंडा जी, ठीक है। इनके ऊपर उल गुलान ये वो गांव है जहां पर ये पैदा हुए थे, ठीक है। इनका जन्म हुआ था कि महानायक भगवान बिरसा मुंडा, याद रखना जो ट्राइबल लोग हैं, ठीक है, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं वो बिरसा मुंडा जी को भगवान का रूप मानते हैं और उनकी क्या करते हैं, पूजा की जाती है, उन्हें एज ए गॉड माना जाता है। और उनकी इस बार 150th
बर्थ एनिवर्सरी है उसके लिए। और कहाँ के थे ये? झारखंड के थे। और झारखंड में आपको पता है कि वहाँ पर ट्राइब्स बहुत पाए जाते हैं, ठीक है। इवन हमारी जो प्राइम मिनिस्टर द्रौपदी मुर्मू जी हैं वो भी क्या है? एक ट्राइबल वुमेन है। कौन सा ट्राइब है? संथाल ट्राइब है। और टोटल ट्राइब्स कितने हैं भारत में? तो लगभग अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस लगभग 705 ट्राइब्स थी। अब कुछ और भी बढ़ चुकी होंगी, समझ गए? ये बात भी ध्यान रखना। तो आज क्या है? बिरसा मुंडा जी का बर्थ एनिवर्सरी है, ठीक है। तो कौन थे बिरसा मुंडा जी? क्या किया था उन्होंने ऐसा? क्यों उन्हें जनजाति या फिर आपके जो इनके नाम पर जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है? तो जनजातीय गौरव दिवस क्या है? ठीक है, जो ट्राइबल लोग हैं उनके लिए प्राउड का दिन होता है आज के दिन, ऐसा मान लो। 2021 से इसे सेलिब्रेट किया जा रहा है। हमारी भारत सरकार इसे सेलिब्रेट करती है। मेनली कहाँ पर होता है? झारखंड में होता है, क्योंकि बिरसा मुंडा जी कहाँ पैदा हुए थे? झारखंड में। और कौन से गाँव में पैदा हुए थे? तो याद रखना, उलगुलान, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, पढ़ते हैं थोड़ा सा बिरसा मुंडा जी के जीवन के बारे में, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। ही वॉज बोर्न ऑन 15th of November 1875, ठीक है। उलगुलान में उन्होंने लड़ाई लड़ी होती। इनका बर्थ प्लेस कौन सा है? उलीहाटू विलेज, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। वो रिवोल्ट हुआ होता है उलगुलान में, ठीक है। तमर सब डिवीजन रांची डिस्ट्रिक्ट जो कि अब झारखंड में है। कौन से ट्राइब से बिलोंग करते थे? याद रखना, मुंडा ट्राइब। मुंडा ट्राइब कहाँ पर है? तो याद रखना, छोटा नागपुर के प्लेटो में पाई जाती है। इनके पेरेंट्स है ना, उनके फादर का नाम था सुगना मुंडा और उनकी माता का नाम था कर्मी हातू। उनकी डेथ कब होती है? तो 9th of June 1900 को डेथ होती है, ठीक है। और उनकी डेथ कहाँ पर होती है? रांची जेल में 25 साल की उम्र में मर जाते हैं, ठीक है। उनकी डेथ को लेकर बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट है। कोई कहता है कि वो कोलेरा यानी कि हैजा से डेथ हुई थी उनकी। कुछ लोगों का मानना है कि उनको ब्रिटिशर्स ने जहर दे दिया था और जहर के बाद उनको क्या हो गई थी? पॉइजन देने से उनकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है, ठीक है। वो सब कॉन्फ्लिक्टेड है, बट जो है वो आपको एटलीस्ट याद करना पड़ेगा। तो क्या कॉन्फ्लिक्ट थे? तो देखो उस समय क्या हो रहा था, ट्राइबल लोग क्या होते हैं? जंगलों में रहते हैं, ठीक है। और उस समय ब्रिटिशर्स ने जमींदारी सिस्टम बना रखा था। और जमींदारी सिस्टम कहाँ पर था? परमानेंट सेटलमेंट कहाँ पर था? बंगाल वाले रीजन में। एंड बंगाल का मतलब आज का वेस्ट बंगाल नहीं है। बंगाल का मतलब उस समय का आज का वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, ठीक है। ये जो पूरा रीजन इधर का, ठीक है, ये किसमें कहलाता था? बांग्लादेश, आधा आसाम, ये सब बंगाल था। अब इस बंगाल में ब्रिटिशर्स ने क्या लागू किया? 1792 में 22 मार्च 1792 में क्या लागू करते हैं? 93 में क्या लागू करते हैं? परमानेंट सेटलमेंट, जमींदारी सिस्टम। और जमीन छीन कर किसको दे देते हैं? जमींदारों को। और जमींदारों को आतंक हो जाता है, वो घर बैठे रातों रात अमीर हो जाते हैं। वो क्या करते हैं? शोषण करना शुरू करते हैं, एक्सप्लॉयटेशन करना शुरू करते हैं। किसका? गरीब फार्मर्स का। और उन्हीं में से ये ट्राइबल लोग हैं वो भी आ जाते हैं। तो इन ट्राइबल लोगों के साथ बहुत सारे अत्याचार थे, ब्रिटिशर्स के भी थे, ठीक है, जमींदारों के भी थे, लैंड रिवेन्यू सिस्टम बहुत घटिया थे। तो इन सब के अगेंस्ट में एक आदमी खड़ा होता है और वो लड़ता है। वो कौन थे? बिरसा मुंडा जी। तो क्या रीजन थे? लैंड अलाइनेशन बाय द डिकूज। डिकूज कौन थे? उस समय के मनी लैंडर्स थे, जमींदार थे, मिशनरीज थे, ठीक है। उस समय वहां पर एक प्रॉब्लम ये भी चल रही थी, मिशनरी चल रही थी। याद रखना, बिरसा मुंडा जी कुछ समय के लिए क्रिश्चियन भी बन गए थे, ध्यान रखना। बाद में इनकी शिक्षा भी क्रिश्चियनिटी में ही हुई थी। बाद में जब इनको एहसास हुआ अपने कल्चर का, अपने ट्राइब का, अपने देश का, अपने कल्चर का, तो इन्होंने क्या किया? वो छोड़ दिया एंड उन्होंने स्टार्ट करना शुरू कर दिया, लड़ाई करनी शुरू कर दी। किसके लिए? फॉर देयर ट्राइब्स, ठीक है। समझ गए? ये फैक्ट भी याद रखना। फोर्स्ड बेगार। बेगार क्या होता है? जब आप किसी से काम करवा लेते हो लेकिन उसे पैसा नहीं देते हो तो उसे बेगार प्रथा कहते हैं, ठीक है। तो ये चल रहा था वहाँ। फॉरेस्ट लॉज रेस्ट्रिक्टिंग शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अब आपने सुना होगा कि जो ट्राइबल लोग होते हैं वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं। अब आपने कहोगे सर शिफ्टिंग कल्टीवेशन, इसे झूम खेती कहा जाता है। अब तुम्हें याद आ गया होगा सुनते ही, झूम एग्रीकल्चर। ये क्या करते हैं? पेड़ों काटते हैं, 2-3 साल वहाँ फसल उगाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, उसको काटते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, उसको काटते हैं। तो ऐसे करते करते क्या करते हैं? एग्रीकल्चर करते हैं। तो ब्रिटिशर्स ने, ठीक है, जो लैंड ओनर्स थे, जमींदार थे, उन्होंने प्रोहिबिट किया। तो ये लोग बहुत दुखी थे, ठीक है। क्रिश्चियन मिशनरी एक्टिविटीज बहुत ज़्यादा चल रही थी। इन सब से परेशान होकर मुंडा उलगुलान ग्रेट तुमुल्ट कहा जाता है 1899-1900 में, लार्जेस्ट ट्राइबल रेबेलियन ऑफ द मुंडा कम्युनिटी। उन्होंने क्या किया? उलगुलान से क्या कर दिया? रिवोल्ट कर दिया, ठीक है।
दिसंबर 1899 में स्टार्ट हुआ। ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट, जमींदारी सिस्टम जो अभी हमने पढ़ा था, अनफेयर, फॉरेस्ट लॉज, मिशनरी डोमिनेंस, उनके अगेंस्ट किया। टारगेट ये था कि मुंडा राज यानी कि सेल्फ रूल एस्टेब्लिश करना है, ठीक है। इन्होंने खुद से क्या किया, खुंट काटी, नाम याद रखना, एग्जाम में पूछ सकता है कौन सा, खुंट काटी, ट्रेडिशनल कम्युनल लैंड ओनरशिप, ये उन्होंने शुरू कर दी, ठीक है। और इनका टारगेट था कि फोर्स लेबर खत्म करना है, खुद का लैंड रेवेन्यू सिस्टम होना चाहिए, जिसको खुंट काटी कहते हैं। सोशल रिफॉर्म्स लेकर आए, ठीक है। लीकर कंजप्शन, विच क्राफ्ट, इन सबको बैन करने की बात की गई, ठीक है। इसके अंदर एक लड़ाई भी हुई थी, वो एग्जाम में सीधा पूछ लेता है, याद रखना, बैटल ऑफ डोम्बारी। तो बैटल ऑफ डोम्बारी वाज फोर्ट इन जनवरी 1900 में हुई थी, जनवरी में, ध्यान रखना। ब्रिटिशर्स ओपन्ड फायर ऑन द मुंडा रेबल्स, मैनी ट्राइबल्स वर मैस्केर्ड, ठीक है। बिरसा मुंडा को क्या कहते हैं, याद रखना, ही इज ऑल्सो नोन एज धरती आबा। धरती आबा मतलब आपका फादर, बेसिकली क्या कहते हैं इसे, ट्राइबल सो हिम एज द धरती आबा, फादर ऑफ द अर्थ, ठीक है। बिलीव टू हैव हीलिंग पावर्स, उनके पास हीलिंग पावर्स थी। प्योरिफिकेशन ऑफ ट्राइबल कस्टम्स, रिजेक्शन ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज, रिस्टोरेशन ऑफ इंडिजीनियस मुंडा फेथ, डिक्लेयर्ड हिज मूवमेंट एज अ थ्रेट टू पब्लिक ऑर्डर। अंग्रेजों ने उसे डिक्लेयर किया, अंग्रेजों ने उसे अरेस्ट किया, और अरेस्ट करने के बाद रांची जेल के अंदर उनकी क्या हो जाती है, कोलेरा से हैजा से डेथ हो जाती है, और उसके बाद ये कहानी खत्म हो जाती है। फिर बाद में ब्रिटिशर्स ने क्या किया, एक एक्ट पास किया जिसका नाम था छोटा नागपुर टेनेसी एक्ट, याद रखना, CNT, जो कि 1908 में आया था। डायरेक्ट आउटकम ऑफ बिरसाज स्ट्रगल, प्रोटेक्टेड ट्राइबल लैंड राइट्स इन छोटा नागपुर, ट्राइबल लैंड कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड टू द नॉन ट्राइबल्स, ऐसा कहा गया, ठीक है। खुंटा काटी जो लैंड्स थे उनको बचाने की बात की गई, ठीक है। रिकॉग्नाइज्ड कस्टमरी लैंड्स राइट्स ऑफ द ट्राइब। बिरसा मुंडा के बाद में बहुत सारी चीजें थी जो उन्होंने बाद की गई। सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट बनाया गया, ठीक है। बर्थ एनिवर्सरी को झारखंड स्टेट फाउंडेशन डे बनाया जाता है, जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। ट्राइबल प्राइड डे कब से, जनवरी आपके 2021 से। इनके नाम पर बिरसा मुंडा एयरपोर्ट है, बिरसा मुंडा ट्राइबल यूनिवर्सिटी है जो कि गुजरात में है, ध्यान रखना। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची में है, बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल म्यूजियम रांची में है, ठीक है। बिरसा मुंडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिंदरी में है, बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम भी बना हुआ है। ये कुछ हैं जो उनके नाम पर चल रहे हैं। तो आज क्या है, तो बिरसा मुंडा का बर्थ एनिवर्सरी है जिसको हम जनजातीय गौरव दिवस के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। तो ये फैक्ट याद रखना, और उसके बाद हम बढ़ जाते हैं थोड़ा सा आगे, ठीक है। सारे फैक्चुअल क्वेश्चन थे, कुछ नहीं है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है, देखो अभी आपको पता है क्या चल रही है, COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है। कौन से नंबर की, 30। आप जानते हो ऑलरेडी, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। It was started in 1992, but it was started actually in 1994 या फर्स्ट, ठीक है। 1994 में वेयर इज द हेडक्वार्टर, तो आपने पढ़ा हुआ है कहाँ पर है, बॉन, ठीक है। बॉन जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। पहली कहाँ पर हुई थी COP, तो फर्स्ट COP कब हुई थी, 1995 में हुई थी। इस बार कौन सी हो रही है, 30वीं। ये कहाँ पर हो रही है, तो आपकी बेलेम यानी कि ब्राजील में हो रही है, ठीक है। ये हम काफी दिन से पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ पर किस बात के लिए हम लोग बैठे हैं, जस्ट टू सेव द अर्थ, जस्ट टू सेव द एनवायरनमेंट, जस्ट टू सेव प्रोटेक्ट आवर, क्या बचाना चाहते हैं, हमारा प्लेनेट बचाना चाहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक नई ट्रीटी साइन की गई है, एक नया कुछ हुआ है। वो क्या हुआ है, बस वो पढ़ना है, बाकी हम चीजें पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो क्या हुआ है देखते हैं। अबाउट 80 countries and organizations came together at COP13 Belém, Brazil to launch the Belém Action Plan for Health and Climate Adaptation। याद रखना, क्लाइमेट एडेप्टेशन और हेल्थ को बचाने के लिए क्या हुआ है, यहाँ पर एक साइन किया गया है, याद रखना, एक प्रोग्राम सेट किया गया है, एम्ड एट स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल हेल्थ सिस्टम टू कोप बेटर विद इम्पैक्ट्स ऑफ द क्लाइमेट चेंज। यानी कि जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो हमारी हेल्थ पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमें बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए हमने क्या किया है, ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है। कितने पैसे इसमें इन्वेस्ट किए गए हैं, तो सिंपल याद रखना, $300 मिलियन का कमिटमेंट किया गया है फॉर द हेल्थ इम्पैक्ट्स ऑफ द क्लाइमेट, ठीक है। कि क्लाइमेट से होने वाले हेल्थ इम्पैक्ट से बचने के लिए कितना पैसा, तो याद रखना $30 मिलियन का इसमें डोनेट करने की बात की गई है। वही सब बातें हैं। अकॉर्डिंग टू द इंडियाज 2023 नेशनल कम्युनिकेशन टू द UNFCCC,
the country will require $643 billion between now and 2030 to adapt to climate change under a business यूजुअल सिनेरियो। यानी कि भारत को कितना पैसा चाहिए, लगभग $643 बिलियन चाहिए 2030 तक, तब जाकर भारत क्लाइमेट चेंज से होने वाले इन सब चीज़ों से बच पाएगा। बट फंड कितने का है वो भी ध्यान रखना, कितना है, लगभग $30 मिलियन। ठीक है, तो चलते हैं थोड़ा सा आगे। ठीक है, देखो मैंने कल भी आपको समझाया था लास्ट टाइम की एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। एक्चुअल प्रॉब्लम है ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ के बीच में लाई करती है। क्यों? क्योंकि देखो ग्लोबल नॉर्थ जो है वो डेवलप हो चुका है, उसने जितना पोल्यूशन करना था, जितना एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाना था पहुंचा दिया। ठीक है, और दे आर जस्ट डेवलप्ड। हम डेवलपिंग फेज में हैं, हम वहां जाना चाह रहे हैं बट हम जा नहीं पा रहे हैं। क्यों? जा तो पा रहे हैं बट हम पोल्यूशन कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास नहीं है वो फैसिलिटीज कि हम सोलर लाइट पर चले जाएं कंप्लीटली। हमारी मजबूरी है, तेल जलाना पड़ेगा। तो किनको ज्यादा पैसा देना चाहिए? जो डेवलप्ड हो चुके हैं ग्लोबल नॉर्थ को, बट वो नहीं कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो हमें अगर उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे तो हम फिर डेवलपमेंट कैसे करेंगे? बात तो यही भी है ना। तो उनको ज्यादा करना चाहिए लेकिन वो नहीं करना चाहते। ये मेन इश्यू है, जिसको हम अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट कहते हैं। और आई होप कि आपने अक्टूबर में पढ़ा होगा, हैंडआउट में भी ये न्यूज़ है कि अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट क्या चल रही है, कितना हमें चाहिए, कितना मिल रहा है, किसको बचाने के लिए, एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए। ठीक है, चलिए चलते हैं थोड़ा सा आगे। ईरान सीजेज ऑयल टैंकर इन द स्ट्रेट ऑफ हार्मुज। देखो ईरान काफी टाइम बाद न्यूज में आया है। इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट हमने पढ़ा, ऑपरेशन राइजिंग लॉइन हमने पढ़ा, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस हमने पढ़ा, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर हम लोगों ने पढ़ा। ईरान ने कहा कि मैं न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा हूं, मैं एनरिच कर लूंगा, उधर से लड़ाइयाँ होने लगी, अमेरिका बीच में आया, बहुत सारी चीजें हुई और उसके न्यूक्लियर फैसिलिटीज को बर्बाद कर दिया गया। अब दोबारा से काफी समय के बाद, है ना, लंबे इंतजार के बाद ईरान दोबारा से किस में आ गया, न्यूज में आ गया। अब ईरान क्यों न्यूज में आ गया, क्या कह रहा है वो? तो कुछ नहीं किया, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज आप जानते हैं। ठीक है, उस स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से ऑयल टैंकर जा रहा था, उसको किसने पकड़ लिया है? तो उसको याद रखना, ईरान ने सीज कर दिया। बस इतनी सी न्यूज है, वन लाइन में एड ऑन करके बढ़ जाते हैं। कहाँ पर आपका स्ट्रेट ऑफ हार्मुज? तो ये है। ठीक है, स्टेट क्या होता है? जो दो वाटर बॉडीज को क्या कर रहा होता है, कनेक्ट कर रहा होता है, और दो बड़े लैंड मास को क्या कर रहा होता है, अलग कर रहा होता है, उसे हम स्टेट कह देते हैं। ठीक है, जैसे स्टेट ऑफ हार्मुज, स्टेट ऑफ गिब्राल्टर, स्टेट ऑफ मलक्का है इस तरफ, है ना, समझ गए? तो पर्शियन गल्फ को अरेबियन सी से जोड़ता है। ठीक है, या कह सकता हूं ईरान को यूएई, सऊदी अरब और ओमान से सेपरेट करता है। और यहां पर हमने उसे, यानी कि ईरान ने उसे पकड़ लिया। जस्ट वन लाइनर में याद रखना है, ईरान डिड नॉट immediately acknowledge the seizure, though it comes as Tehran has been increasingly warning it and strike back after facing a 12-day war। जो हुआ था ना जून के अंदर 12 दिन की लड़ाई हुई थी, जिसमें यूएस, ईरान और ये सब लड़ रहे थे। द शिप, द तलारा, कौन सी शिप है? तलारा नाम है उसका। वाज ट्रैवलिंग फ्रॉम अजमान, यूएई से जा रही थी और सिंगापुर की तरफ जा रही थी, जब ईरानियन फोर्सेज ने उसे क्या कर लिया, पकड़ लिया। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। लड़ाई होती है, यूएई बीच में आता है, अमेरिका आता है, क्या होता है देख लेंगे हम। नेक्स्ट है गुजरात अंबाजी मार्बल गेट्स जीआई टैग फॉर इट्स क्वालिटी। देखो हमने पढ़ा था कल परसों भी आर्टिकल आया हुआ था कि जीआई टैग के लिए जो रजिस्ट्रेशन फीस होती है वो 5,000 रुपए थी। बट ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ भगवान बिरसा मुंडा, जो कि आज है, जो जीआई टैग की जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो 5,000 से कम कर 1,000 हो गई थी। हम पढ़ चुके हैं पहले, ताकि ट्राइबल लोगों के हैंडीक्राफ्ट्स, उनके प्रोडक्ट क्या हो सके, बिकें, उनकी सेलिंग हो, उनका अपलिफ्टमेंट हो, उसके बस इस पर्पज से। ठीक है, तो आज दोबारा से न्यूज में आ गया। जीआई टैग क्या होता है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन का वो टैग है। याद रखना, ये जो लोगो मैंने तुम्हारे सामने दिखाया है, ये अभी इसका लेटेस्ट बनाया, तो हो सकता है तुमसे एग्जाम में पूछ ले कि कौन सा कलर उसके लोगो में है, तो ये 3 है, कौन सा नहीं है। ठीक है, क्या उसकी टैगलाइन है? तो इसकी टैगलाइन जरूर याद रखना, अतुल्य भारत की अमूल्य निधि, जिसको हम कहते हैं इनवैल्यूएबल ट्रेजर्स ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया। दिस इज द टैगलाइन ऑफ जीआई टैग। मिनिस्ट्री कौन सी आप जानते हो? ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में ये काम करता है। ठीक है, हमारे भारत सरकार का टारगेट है कि हम 2030 तक, ठीक है, सारे फैक्चुअल डाटा है, टिल 2030
India will have its own 10,000 GI प्रोडक्ट्स, यानी कि 10,000 GI टैग के प्रोडक्ट भारत में होंगे ताकि क्या उसके इकोनॉमी को बूस्ट किया जा सके। हमारा पर्पज है। न्यूज़ बस इतनी सी है कि गुजरात की जो अंबाजी मार्बल है उसको क्या मिल गया है, GI टैग। कितने साल के लिए मिलता है, याद रखना 10 साल के लिए मिलता है, और उसके बाद आपको दोबारा से क्या करवाना पड़ता है, रिन्यू करवाना पड़ता है। याद रखना ये किसी भी हैंडीक्राफ्ट, किसी भी फूड प्रोडक्ट के लिए दिया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट एंड ए मिनिस्ट्री इन नोट्स। देखो ये जो न्यूज़ है ना, बेसिकली ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट बहुत टाइम से न्यूज़ में चल रही है ना। करना क्या चाह रहे हैं, देखो हमारे देश की सिक्योरिटी के लिए, ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, हमें ये करना चाहिए। क्योंकि अगर मैं ढंग से देखूं तो मैंने कहा, मान लो समझना, बहुत बार न्यूज़ में आता है, हर महीने आता रहता है ना, तो एक बार इसको दोबारा ढंग से पढ़ लेते हैं। मैंने कहा ये इंडिया, मान लो यहाँ पर क्या बना हुआ है, अरेबियन सी, ठीक है, ये क्या बना हुआ है इधर, तो ये बना हुआ है, मैंने कहा बे ऑफ बंगाल, ठीक है, कुछ ऐसा है। अब सोचो यहाँ पर एक है अंडमान और एक कौन सा है, निकोबार। अब यहाँ पर निकोबार में, ग्रेट निकोबार में हम चाहते हैं कि यहाँ पर ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट लगाएं, जो 72,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। हम इसके अंदर न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाएंगे, हम इसके ऊपर पोर्ट बनाएंगे, एयरपोर्ट बनाएंगे, लोगों को रखेंगे, ठीक है, 2-3 लाख लोगों को वहाँ पर बसाएंगे, कॉलोनीज बनाएंगे, ताकि हम क्या कर सकें, इस बे ऑफ बंगाल को कंट्रोल कर सकें, ताकि कल को चाइना या किसी दूसरे देश का इन्फ्लुएंस ना हो, ताकि हमारी फोर्सेस वगैरह सब वहाँ पर एस्टेब्लिश्ड हों, वेल एस्टेब्लिश्ड कॉलोनीज हमारी होनी चाहिए। बहुत अच्छा पॉइंट है, डेफिनेटली हमें पूरा भारत उसकी तारीफ करता होना चाहिए। बट द एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है कि जहाँ ये बन रहा है वहाँ पर ऑलरेडी क्या है, पेड़ है बहुत सारे। क्योंकि आपको पता है कि भारत में ग्रीन एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं, या तो वेस्टर्न घाट में पाए जाते हैं इस वाले रीजन में, या फिर ईस्टर्न घाट इस वाले रीजन में, या फिर अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं। तो जब आप वहाँ प्रोजेक्ट लगाओगे तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू डिस्ट्रॉय द किसको, ग्रीनरीज, फॉरेस्ट, डिफोरेस्टेशन करोगे। तो कौन सा डिपार्टमेंट है जो इसकी इज्जत करता है, एनजीटी आप पढ़ते हो, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010 में आया था कि अगर तुमने किसी पेड़ पौधों को, किसी नेचुरल लाइफ को डिस्टर्बेंस करने की कोशिश की तो एनजीटी उसकी तरफ से केस लड़ेगा, एनजीटी उसकी तरफ से फाइट करेगा। तो एनजीटी का सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि बनाओ, देश की सुरक्षा पहले है, बट वहां पर जो एक्चुअल में जो नुकसान हो रहा है उसकी तो भरपाई करो, उसे बचाया जाए। तो क्या नुकसान हो रहा है, आर्टिकल ये नहीं है, आर्टिकल ये है कि वहां पर देखो, आपने पढ़ा होगा नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड है ना, ये सब बने हुए हैं। तो वहां पर एक जगह है गलथिया बे, ठीक है, वहां पर ऑलरेडी कुछ जगह है जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर में प्रोटेक्टेड है, ठीक है, वहां पर उनको प्रोटेक्ट करने की बात कही गई है, ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में आती है वहां पर, है ना। बट हमारी सरकार कहती है, हमारी नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ कहता है कि दिस लोकेशन इज नॉट, यानी कि उसे डी नोटिफाई कर दिया है, किससे, फ्रॉम बीइंग आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आने से। अब सोचो इतनी बड़ी बात है कि तुम प्रोजेक्ट लगाना चाह रहे हो, देश की सुरक्षा के लिए अच्छा है, लगाओ, बट एटलीस्ट जो बात सही है उससे तो सही कहो। ये लोग क्या कर रहे हैं, अच्छा यहाँ प्रोजेक्ट लगाना था, यहाँ पर पेड़ लगाए, पहले तो बोले ये पेड़ बचाना है, इसको बचाना बहुत जरूरी है। फिर जैसे पता चला अच्छा प्रोजेक्ट लगाना है तो एक नोटिस आया कि ये पेड़ हमारे एनजीटी में आता ही नहीं, काट दो इसे। तो एक्चुअल ऐसा मत करो, बस इसी के ऊपर बातें कही गई हैं। तो चलो थोड़ा सा और जो इसमें लिखा है उसको डिस्कस करने की कोशिश कर लेते हैं, ठीक है। नेशनल सिक्योरिटी डेफिनेटली होना चाहिए, एनवायरनमेंट उसे बचाना चाहिए क्योंकि हर चीज़ उसी के लिए हो रही है, सीओपी वो सब उसी के लिए कर रहे हैं। तो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, वो फिर इसमें जिक्र आ जाएगा, उसका कब आया था, 1986 में। लाइफ बिलो वाटर वो भी डिस्टर्ब हो गई है ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आप पढ़ते हो, 17 गोल है ना, बताना कौन से में आती है लाइफ बिलो वाटर, उसको तो बचाना जरूरी है क्योंकि वो भी मारे जाएंगे, ठीक है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है, जंगल है तो जंगली जीव भी होंगे, वो भी मारे जाएंगे। एक तरफ तुम चीता लाते फिरते हो बाहर से क्योंकि चीता है नहीं, दूसरी तरफ जो है उन्हें तुम मारने पे तुले हुए हो ताकि फिर वो कल को क्या हो जाए, एक्सटिंक्ट हो जाए, फिर तुम बाहर से लेकर आओ। तो ये कहने की कोशिश की जा रही है, मेरे विचार नहीं है,
आर्टिकल के विचार हैं, समझ गए। अर्थक्वेक जोन है, कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था, वहां पर अर्थक्वेक आ सकता है, जोन 5 में आता है, ये आर्टिकल भी आ चुका है। और अर्थक्वेक आया पानी में तो सुनामी बनेगी, सुनामी बनेगी तो जैसे इंडोनेशिया में आई थी ना सुमात्रा आइलैंड पे, पूरे इस प्रोजेक्ट को बहा ले जाएगी, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। ट्राइबल लोग रहते हैं वहां पे, शोम्पेन ट्राइब है ना, निकोबारीज ट्राइब, उनका क्या होगा, सेंटिनेल्स जो कभी दुनिया को देखे ही नहीं है, इवन सरकार उन्हें प्रोटेक्ट करके रखती है कि वो बाहर ना आ जाएं, क्योंकि बाहर आएंगे तो मर जाएंगे, क्योंकि आज भी वो लोग कैसे रहते हैं, आदि मानव की तरह रहते हैं, है ना, उसी वेशभूषा में उसी तरीके से खाते पीते रहते हैं वो, समझ गए। तो उनको बचाना भी जिम्मेदारी है, फिर उनका क्या होगा, ये सारे कंसर्न्स बार बार आते हैं। तो ये आर्टिकल बहुत बार हमने पढ़ा है, ठीक है। जैसे ये क्या है आपका ग्रेट निकोबार, यहाँ पर आपका है कौन सा, गलथिया बे, और इस गलथिया बे के अंदर इसको क्या किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अर्थक्वेक आने के बाद सुनामी आने का डर है, ठीक है, एयरपोर्ट, ठीक है, ये सब बनाने की बात हो रही है, पेड़ों को क्या करोगे वो तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। देखते हैं, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर होम टू 6 इंडोजीनियस ट्राइब्स, कौन कौन से हैं, ग्रेट अंडमानीज, जरावा, ओंगे, सेंटिनलीज, सोम्पेन एंड निकोबारीज। और ये जो सेंटिनलीज है याद रखना, ये तो आदिमानवों की तरह ही रहते हैं आज भी। द ग्रेट अंडमानीज, ओंगे, जरावा, सेंटिनलीज एंड सोम्पेन आर ऑल्सो क्लासिफाइड, ये पीवीटीजी में भी आते हैं। आप जानते हो ना, टोटल हमारे पास जो ट्राइब्स हैं वो लगभग 705 है, बट हमारे पास पीवीटीजी तो 75 ही है, और 75 में भी सबसे ज्यादा उड़ीसा में है, और इसमें भी तो पाए जा रहे हैं, तो इनको बचाना तो वैसे जरूरी हो जाता है। जब पेड़ ही नहीं रहेंगे, जंगल ही नहीं रहेंगे, तो जंगल में रहने वाला जो आदिवासी मानव है वो कहाँ जाएगा, दैट इज द मेन क्वेश्चन। और आर्टिकल अच्छा है क्योंकि आज आदिवासी जनजातीय गौरव दिवस, ट्राइबल प्राउड डे भी है। While some tribes like Onge and Jarawa have some contact with the outside world, but the Sentinelese remain uncontacted and are highly isolated. उन्हें कौन बचाएगा, ठीक है। In an important submission made before the National Green Tribunal, पढ़ लेते हैं क्या लिखा उसमें। On October 30, 2025, the Union Environment Ministry admitted that the Great Nicobar Mega Infrastructure Project will have a significant impact on its biodiversity and forest-rich island located at the extreme south of the Andaman and Nicobar. The project that envisages an investment of 72,000 crore rupees includes transshipment, याद रखना, एयरपोर्ट, पावर प्लांट, ग्रीन फील्ड टूरिज्म, ये सब बनाए जाएंगे, टाउनशिप बनाई जाएगी। गलथिया बे, द साइट ऑफ द पोर्ट एंड ऑल्सो द सेंटर पीस ऑफ द प्रोजेक्ट, हैंड ओवर 20,000, देखो 20,000 लाइव कोरल कॉलोनीज है वहां पे, वो नहीं बर्बाद होंगी, कैसे बचाओगे उन्हें, क्योंकि वो जो लॉज बने हुए एनवायरनमेंट को बचाने के, बायोडाइवर्सिटी एक्ट जो है हमारा 2002 वाला, ये बीच में प्रॉब्लम करेगा। ओवर 50 नेस्टिंग माउंट्स ऑफ द एंडेमिक निकोबार मेगापोड, याद रखना निकोबार मेगापोड है ना, ये पक्षी होता है जो मिट्टी, दलदली मिट्टी में रहता है, उसके 50 के आसपास वहां पर क्या बने हुए, नेस्ट बने हुए, तुम उसे भी खत्म कर दोगे, जबकि वो वल्नरेबल कैटेगरी में आता है, ठीक है, याद रखना। शेड्यूल 1 में आता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में। एंड ऑल्सो एन एक्टिव नेस्टिंग साइट ऑफ द जियांट लेदरबैक टर्टल, ये भी वहां पाया जाता है। इनका क्या होगा, फर्स्ट इन 2020 द नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, 2021 में नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ ने गलथिया बे को ही डिनोटिफाई कर दिया। सोचो कितनी बड़ी बात है कि जो गलथिया बे 1997 से वाइल्ड लाइफ उस सेंचुरी में आती थी, उसे बोले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं, उसे हटा दो ताकि प्रोजेक्ट लगाया जा सके। तो ये जो नेग्लिजेंस हो रही है ना, वो गलत है, ये इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है, एनालाइज किया गया है, और यही उसका एनालिसिस का पार्ट है, ठीक है। Coastal areas which have mangroves, corals, turtle nesting species, seagrass beds, nesting grounds of birds, ठीक है, ये सारे आपके CRZ में आते हैं, बट फिर भी इन सबको क्या कर दिया गया, नेग्लेक्ट कर दिया गया, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। This is where the Environment Ministry has tied itself up in multiple notes of its own, making the clarification received from the Andaman and Nicobar Forest Department, मतलब खुद के बनाए हुए जाल में खुद ही फंस गए हैं। That is the main reason ये प्रोजेक्ट आज तक स्टार्ट नहीं हुआ है। मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना, भारत की सॉवरेन सिक्योरिटी के पर्पज से बहुत जरूरी है, हमें बनाना चाहिए, बट या तो थोड़ा ऊपर नीचे बना लो, वहीं मत बनाओ, या फिर उनको ध्यान में रखो, ठीक है। ये बात इसमें डिस्कस करने की कोशिश की गई है। चलते नेक्स्ट, फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग ए गुड बैलेंस। देखो ये आर्टिकल हमने कल परसों पढ़ा था,
जब हमने रिटेल इन्फ्लेशन की बात कही थी, कोर इन्फ्लेशन, रिटेल इन्फ्लेशन, हम लोगों ने आरआर, रेपो रेट, हम लोगों ने ट्रिपल आर, रिवर्स रेपो रेट, इन सब की बातें कर चुके हैं। सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, हमने एनपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को डिस्कस किया था, 2016 में आई थी उर्जित पटेल कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद, ठीक है, जिसमें 4+-2 का फॉर्मूला रखा गया था। तो इस आर्टिकल में वही डिस्कस कर रहा है कि 4+2 6, 4-2 2। तो कह रहा है कि भाई अगर तुम्हें चाहिए ना कि अच्छी ग्रोथ हो, अच्छा देश आगे बढ़े, डेवलपमेंट हो, तो डेफिनेटली तुम्हारा जो ये 2 रेशियो, देखो एक फिक्स तो हो नहीं सकता है कि आप सोचो 6 पे ही कर ले, नहीं होगा, वो वेरी करेगा। तो इसको कोशिश करो कि इसको 6 की तरफ रखो, मतलब हायर एंड की तरफ रखो, ये कहने की कोशिश कर रहा है। अगर तुम लोअर एंड की तरफ रखोगे तो डेफिनेटली ग्रोथ नहीं होगी। क्यों? देखो, ग्रोथ जो होती है वो सीधी लिंक करती है इन्फ्लेशन से। जब ग्रोथ होगी तो क्या होगा? ग्रोथ होगी तो क्या होगा? पैसा आएगा, पैसा आएगा जेब में तो क्या होगा? इन्फ्लेशन आएगा। तो अगर इन्फ्लेशन कम करोगे तो ग्रोथ भी कम हो जानी है, इन्फ्लेशन ज्यादा हो रही है तो ग्रोथ बहुत ज्यादा हो रही है, समझ में आ रही है, लेकिन उसे बैलेंस करना जरूरी है। तो बैलेंस करने के लिए फॉर्मूला 4+-2 है, जो हमें उर्जित पटेल कमेटी की रिकमेंडेशन पे मिला हुआ है। तो इस आर्टिकल में बस यही डिस्कस करने की कोशिश कर रहा है कि उसे उसके बीच में रखना चाहिए। हमने सीपीआई को, ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है, ये सब चीजें ऑलरेडी कल ही डिस्कस की थी, तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इन दिस रिगार्ड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज ब्रॉट आउट ए वेल रिसर्च एंड डिस्कशन पेपर एंड हैज सेवरल क्वेश्चंस फॉर विच व्यूज हैव बीन sought. High inflation above a tolerable level is regressive consumption tax that affects poorer households more disproportionately than the rich and the households whose incomes are hedged. Indeed, high and volatile inflation hurts savings and misdirect investment. सही बात है, बट अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो डेफिनेटली ग्रोथ भी बढ़ रही है। The issue of the acceptable level of inflation came up first before the Chakravarti committee, which was of the opinion that the acceptable rise in the prices is 4%, ठीक है, reflecting changes in the relative price necessary to attract resources to growth sectors. Reasoning given is somewhat opaque. The RBI has been focusing on inflation management, ठीक है, बहुत शुरू से कर रहा है। 1994 में, 2016 में इंडिया adopted the FIT framework that also gave in a broad sense institutional autonomy। 2016 में हमने बना दिया था कौन सा आपका 4+-2 का फॉर्मूला हम लेकर आई गए थे। But what is not prescribed is how long the central bank can stay closer to the upper limit. In fact, staying close to the upper limit will defeat the spirit of the फ्रेमवर्क, ठीक है, तो हमें उसकी तरफ ही अलाइन रहना चाहिए, बस ये कहने की कोशिश कर रहा है। बाकी इसके जो फैक्ट्स है वो हमने लास्ट टाइम ही डिस्कस किए थे, ठीक है। ओके, चलते हैं आगे। ओके, आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर किसी तरह का कोई भी डाउट रहता है तो आप एनी टाइम आकर मिल सकते हैं, पूछ सकते हैं और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ओके, बाय बाय, मिलते हैं दोबारा से किसी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।